हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम डेट है, ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। ठीक है, कल ही मैंने आपको इसकी सूचना भी दे दी थी और आपको वैसे भी पता चल गया होगा क्योंकि मोस्ट अवेटेड जो चीज़ थी बच्चों के लिए वो ये थी। तो एकदम से भूचाल मच गया कि भाई डेट आ गई, डेट आ गई। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, है ना। मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता ही दिया था। बाकी मेन चीज़ ये है कि आज काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करेंगे, है ना। एग्ज़ाम डेट तो आ ही गई। जो इस वक्त बच्चों के जो दिमाग में, मन में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, उन सबको लेकर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है और ये कुछ बच्चों का ये डाउट भी आया कि भाई क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है क्या, कि भाई केस वगैरह चल रहा है और वो सब चीज़ें जो हैं उसके बीच में आरआरबी ने जो है वो सबको सरप्राइज कर दिया और कोर्ट को साइड में कोर्ट को साइड में करके अपुनिच हीरो है ऐसे करके डेट आउट कर दी। ठीक है, तो क्या पोस्टपोन हो सकता है, इससे कुछ बच्चों के दिमाग में आया तो इस वजह से मेरे को इसको भी रखना पड़ा। तो इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा। मेन जो है ना, मेन डिस्कशन का टॉपिक जो है वो ये रहने वाला है कि लास्ट के जो ये 2 मंथ्स हैं इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो लास्ट के 2 महीने हैं आपके पास, इसमें आप क्या करें, कैसे तैयारी करें, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि सेफ स्कोर या फिर ये कहें कि टारगेटेड स्कोर, कि आपको किस स्कोर को टारगेट करना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज बात करेंगे। इस सेक्शन में आप इतना कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं इस सेक्शन में, इतना कर सकते हैं इस सेक्शन में, इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ग्रुप डी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, इसको देख लेते हैं, है ना। हाँ तो भाई ये एग्ज़ाम डेट्स हैं आपकी, है ना। 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और ये एंड ऑफ दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो भाई काफ़ी लंबा एग्ज़ाम चलने वाला है। आप सबको पता है वैसे भी ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो इसलिए एग्ज़ाम तो लंबा ही चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नीचे लिखी हुई हैं कि भाई आपका जो एग्ज़ाम सिटी वगैरह है, डेट जो आपकी एग्ज़ाम डेट होगी उससे 10 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम जो सिटी है और एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको शो होने लगेगी। ठीक है, और वही कि 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछते हैं, तो इस चीज़ को आप देख लेना, इसमें लिखा हुआ भी है, देखो नीचे लिखा होगा, इसमें स्क्रॉल करेंगे आप तो ये रहा, यहाँ पे लिखा है नहीं, 4 दिन पहले आपको जो ई कॉल लेटर है, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और पूरा नवंबर और दिसंबर आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये तो होगी एग्ज़ाम डेट की बात। अब कुछ बच्चों के जो दिमाग में संशय था कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे बट थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ भाई, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं, इसके बारे में, है ना। तो इससे पहली चीज़ तो ये कि डिस्कशन का इशू ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछा, इस वजह से मैंने इसको स्लाइड ऐड कर दिया वाली। इसको तो आपको डिस्कस ही नहीं करना है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा ये सब चीज़ों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम डेट नहीं भी आती तब भी आपको तैयारी तो करनी थी। अब एग्ज़ाम डेट आ गई है, इट मीन्स की पॉसिबिलिटी यही है 99.99% आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, जो कुछ दूसरी चीज़ें अगर ना हो, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना हो, तो एग्ज़ाम तो अब जब डेट आउट हो गई है तो होना ही होना है। ठीक है, बाकी वो सब चीज़ें जो चल रही हैं कि कोर्ट केस चल रहा है ना, कैट के पास केस चल रहा है, तो उसको 1 महीने में वर्डिक्ट देना ही देना है ना, फैसला सुनाना ही सुनाना है। उसके बाद हो सकता है भाई ऊपर चले जाएं सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें अपील वगैरह जो भी चीज़ें हैं। खैर मैंने उतना डिटेल में इसको ना तो, मतलब मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ ना, मैं इसके बारे में उतना देख पाया हूँ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, केस वगैरह जो भी चल रहा है, इतना ज़रूर है कि भाई हाई कोर्ट ने बोला है कैट को कि भाई आप 1 महीने के अंदर या फिर एक कोई डेट दिए कि इससे पहले आप इसका फैसला करो। ठीक है, निर्णय सुना दो, फैसला दे दो कि भाई क्या होना चाहिए ना। आईटीआई और ये जो 10th वाला जो विवाद चल रहा है, आप सबको पता होगा, है ना। दिन रात यही वीडियोस आती रहती हैं यूट्यूब पे। ठीक है, कुल मिला के जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर रेलवे ने बोल दिया कि भाई आपका 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा, तो अब आपके लिए कोई भी दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि भाई होगा या नहीं होगा, इफ़ बट कुछ नहीं रहना चाहिए। अब आपको केवल और केवल एग्जाम की तैयारी करनी है। जो भी फैसला होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो सब इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी, बट एग्जाम आपका लिया जाएगा 17 नवंबर से। ठीक है, हो सकता है 0.1% चांस है कि भाई थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो जाए, पर ऐसा थोड़ी है कि आपका एग्जाम होगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। इट मीन्स कि आपको तैयारी तो करनी करनी है। तो आप ये कि सोच रहे हो कि पोस्टपोन हो जाएगा या इधर उधर की बातें हैं, नहीं। एग्ज़ाम डेट आ गई है तो एग्ज़ाम होगा। अब आपको तैयारी करनी है, 17 नवंबर की एग्ज़ाम डेट है, तो आपको ये सोचना है कि भाई बस एग्ज़ाम आ ही गया। अब बिल्कुल भी दिमाग में
इधर उधर की चीज़ें नहीं लानी है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है भाई, ये तो बेफिजूल की स्लाइड है। एक दो बच्चों का था, कमेंट आए थे, मैंने देखा था तो इसलिए ऐड कर दी। बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम डेट आ गई, बिल्कुल तैयारी अच्छे से शुरू करो। जो चीज़ें आगे होंगी वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ भाई, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि जो अब आपके पास ये लास्ट का 2 महीने का समय बचा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। बहुत डिटेल से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपसे इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आपको इसका पैटर्न तो पता ही होगा, सभी को पता होगा कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है। 4 सब्जेक्ट हैं आपके। एक मैथ्स आपका, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग है एक सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास जीके जीएस, और उसके बाद जनरल साइंस, ठीक है। इस सबका वेटेज आपको पता है क्या क्या है। मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 25 मार्क्स। रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस है, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, इसमें प्लस करके करंट अफेयर भी है, ठीक है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस हैं। और जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चंस हैं। कुल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और 100 ही मार्क्स हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का, ठीक है। ये सब चीज़ें जनरल आपको पता होगी सबको, ठीक है। ये इसका पैटर्न है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो रीजनिंग है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है किसमें, ग्रुप डी में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रीजनिंग के साथ, ठीक है। रीजनिंग के साथ बात करेंगे कि भाई नंबर 1 कि रीजनिंग के लिए इस वक्त आपको क्या करना है, क्या अलग चीज़ें करनी है, किस तरह से आपको लास्ट के 2 महीने में तैयारी करनी है, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगेन, कभी भी आपको मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बताता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ें नहीं बताता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ लो, इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ लो, ये टॉपिक कर लो, 4 टॉपिक कर लो, 5 टॉपिक कर लो। आपको कुछ फालतू चीज़ें सोचनी नहीं है, स्मार्ट तरीके से काम करना है ना। स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा बाकी लोगों से आप बेहतर कर पाएंगे ना, भीड़ से थोड़ा आगे आ पाएंगे। अगेन इसमें आपकी प्रायोरिटी 2 चीज़ें, अगेन मैं कहूँगा। एक तो रीसेंट के एग्जाम पेपर्स, रीसेंट के पेपर्स कह लो या क्वेश्चंस कह लो आप, ठीक है। और सेकंड चीज़ PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। इन दो पर अब आपको बिल्कुल स्टिक हो जाना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं सोचना कि आप टॉपिक वाइज करेंगे, इधर उधर से करेंगे। और अगर कोई बच्चा जो सीरियस है, प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है, तो वो पहले से इसकी तैयारी कर रहा होगा। वो ये सोच के नहीं बैठा होगा जब एग्जाम डेट आएगी, 2 महीने बचेंगे, 1 महीने बचेंगे, तब मैं तैयारी करूंगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसा सोच के बैठा है तो फिर वो, मुझे नहीं लगता कि वो इतने कंपटीशन के दौर में वो फाइट कर पाएगा, है ना। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं भाई कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर दें 1-2 महीने में और आगे निकल जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जिसने नहीं पढ़ाई की, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की वो आगे निकल जाएगा, या फिर जो पढ़ाई करता हुआ भी आ रहा है और उसका इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो रहा, तो वो 2 महीने में कुछ नहीं कर सकता। दोनों बातों में फ़र्क है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा तो भाई उसके लिए तो क्या ही कह सकते हैं 2 महीने में। बट जो लगातार पढ़ता हुआ आ रहा है, जो तैयारी करता हुआ आ रहा है, इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पा रहा, तो वो इसमें पुश कर सकता है। जो 2 मंथ्स है ना आपके, इसमें वो बहुत पुश कर सकता है। इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करके वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है वो, ठीक है। इन दोनों बातों में अंतर है। हालांकि पीछे कोई भी नहीं है, ठीक है। सभी लोग स्क्रैच से भी शुरू करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, ना करने से तो बेहतर है ना कि आप कोशिश करो एक बार, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे रीजनिंग में आपको 2 चीज़ें बिल्कुल फोकस पे रखनी है, ठीक है। रिसेंट के जो भी पेपर्स हुए, आरपीएफ के एग्जाम हुए थे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे, एनटीपीसी के आपको पता है एग्जाम हो चुके हैं ग्रेजुएशन लेवल के। और शायद आज लास्ट 9 तारीख को या 8 तारीख को लास्ट पेपर था एनटीपीसी 12th लेवल का भी, ठीक है। तो इनके पेपर्स प्लस आपके एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, प्लस आपका टेक्नीशियन वगैरह का एग्ज़ाम हुआ। इन सब के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, इनके आप क्या कर लो, रीजनिंग के क्वेश्चंस उठा लो, है ना। आपको पता है बहुत तेज़ी से आजकल यूट्यूब पे भी मास्टर है ना, तो सब लोग इसको तो मतलब इन कामों में तो लगे ही हुए हैं ना सब लोग कि अपलोड कर देते तुरंत, है ना। एक रेस लगी रहती है, कौन पहले अपलोड करेगा। तो उसका फ़ायदा आपको उठाना है कि जाके आप कहीं पे भी किसी के भी टेलीग्राम वगैरह चैनल से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही अपने टेलीग्राम पे कर दूंगा, नहीं, कोई नहीं, मेरे पास टाइम उतना नहीं रहता। आप कहीं से भी जाके किसी के भी टेलीग्राम चैनल से जाकर आप पीडीएफ वगैरह इसकी डाउनलोड कर लेना, टॉपिक वाइज और पता नहीं हर तरीके से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो वो जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उन सब की पीडीएफ डाउनलोड करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए बैठ के, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन में डाउट होता है उसका सॉल्यूशन देखिए, नोट्स बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी, नोट्स बनाना है आपको। जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, तो उसको साइड में नोट में ऐड करिए, और उस नोट्स की कॉपी को बार बार रिवाइज भी करना है आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बता दी कि जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं, इन जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं जो ये, इनके सभी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं,
ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं है रिसेंट पेपर्स का, ठीक है, जितने भी हुए। दूसरी चीज़ पीवाई क्यूज, जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, आई थिंक 2018 में हुआ था एक ग्रुप डी का, और एक शायद 2021 में, शायद एक ही एग्ज़ाम था वो, दो में शिफ्ट होके हुआ था। पहले 18 में हो गया था, फिर कुछ रह गया था तो 21 में हो गया था, ऐसे कुछ करके था, है ना। उतना मुझे आइडिया नहीं है, बट जो भी था 18 और 21 के दो आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, 2018 के और 21 के। उन सारे पीवाई क्यूज को तो आपको 100%, बिल्कुल 100% करना है, ठीक है। सारे पीवाई क्यूज करने, एक एक क्वेश्चन करना है। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं पीवाई क्यू की एक सीरीज शुरू कर लूँगा, जीके जीएस प्लस मैथ्स की, है ना। ये मैं सोच भी रहा था, बाकी आप सजेशन देना कि क्या करना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं डेली एक एक सेट उठा के इसका प्रैक्टिस कर लिया करेंगे हम, ठीक है। खैर, तो पीवाई क्यूज, जितने भी पीवाई क्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है आपको। उनके सारे क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है, ठीक है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कुछ भी अलग से कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी रिसेंट के पेपर्स हुए उसको उठाओ, प्लस पीवाई क्यूज, जितने भी ग्रुप डी के पीवाई क्यूज है ना, उनको उठाओ आप। हालांकि अच्छा लेवल आता है, मैंने पेपर्स देखे थे ग्रुप डी के, तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। इवन कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे जो सीजीएल को भी टक्कर दे रहे थे, सीजीएल से भी अप थे, मतलब समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने देखे थे। बट अगेन, कि अगर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे ना कि 30 के 30 ही ऐसे आ रहे हैं जो बहुत टफ है। एक दो क्वेश्चन दिखेंगे आपको, तो एक दो क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ना। वो 28 29 क्वेश्चन जो है वो आप डुएबल है, उनके लिए पढ़ना है ना। कोशिश करनी कि वो एक भी हो जाए, बट उस पर ही सारा फोकस शिफ्ट नहीं करना ना, ठीक है। तो टफ के चक्कर में कि नहीं टफ टफ क्वेश्चन करने हैं तो इजी भी नहीं कर पाए आप एग्जाम में जाके, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए कुछ भी नया मत करिए, जितने हो सकते हैं आप रिसेंट के पेपर्स लगाइए। जितने भी रिसेंट के पेपर्स हुए ना, उन सब की रीजनिंग के सेट सॉल्व कर डालिए, प्लस पीवाई क्यूज करिए, और प्लस एक चीज़ और इसमें मैं कहूँगा आपको, मॉक टेस्ट, ठीक है। जो मॉक्स है ना, मॉक्स कहीं से भी लगाइए, ठीक है। टेक्स्ट बुक, आपको पता है टेक्स्ट बुक से मॉक लगा सकते हो आप, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पर आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में मिल जाती है ना। तो टेक्स्ट बुक से मॉक लगाइए, कहीं से भी मॉक लगाइए, पर सेक्शनल मॉक भी लगाते रहिए आप। पहली प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है, रिसेंट के पेपर्स, पीवाई क्यूज। उसके बाद आप डेली अगर हो सके तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसमें आपको कुछ नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इधर उधर के, तो वो चीज़ें भी अच्छी होती है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये चीज़ करनी है रीजनिंग में, इसके अलावा कुछ भी मत करिए, ठीक है। बेफिजूल का टेंशन लोड मत लीजिए। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, मैथ्स, ठीक है। ये दोनों देखो, इन दोनों में ना आपको बिल्कुल पीछे रहने का कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे इसमें अदर फील्ड्स के हैं ना, मतलब जिसको रेलवे के नहीं है, दूसरी फील्ड के आ चुके हैं यहाँ पे बेरोजगारी की वजह से, तो वो भाई मैथ और रीजनिंग में तो आपको 100% वो स्कोर करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें तो भाई, इसमें तो वो आपको उनके बराबर पहुंचना ही पड़ेगा मैथ्स में और रीजनिंग में, ठीक है। तभी आप compete कर पाओगे, है ना। बाकी हो सकता है कि जीके जीएस में, जनरल साइंस में वो थोड़ा सा पीछे रह जाए, उसको वहाँ पे आपको थोड़ा सा उनसे और आगे निकलना पड़ेगा, है ना। तो मैथ और रीजनिंग का तो आप छोड़ नहीं सकते। बाकी अगर मैं अभी सेफ स्कोर की बात करूँगा, टारगेटेड स्कोर की बात करूंगा ना, तो उसमें मैं ये बातें भी करूंगा कि जो जिसका मैथ्स वीक है ना, जिसका मैथ्स वीक है वो क्या कर सकता है, उसको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि अभी डिटेल से बात करते वक्त भी मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, और आपको पूरा पूरा प्रयास करना है कि भाई 25 तक आप इसमें जाओ, बिल्कुल 100% प्रयास करना है, ठीक है। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो बिल्कुल यहाँ तक जा सकता है, अचीवेबल है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस इसके मैंने देखे थे काफ़ी हैवी थे, बट उनको देख के डरना नहीं है, बिल्कुल जा सकते हो 25 तक, ठीक है। मेन चीज़ ये है ना कि भाई क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन कितना ही टफ हो जाएगा, 10th लेवल तक का कितना ही टफ हो जाएगा। टाइम यहाँ पे 90 मिनट है आपके पास, और 90 मिनट में बहुत आराम से आप कर सकते हो पेपर, बहुत आराम से, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन में बहुत टाइम दो, आराम से टाइम दो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा ना जो ज़्यादा टाइम लेगा। जितने क्वेश्चंस, आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 2 2 3 3 मिनट ले रहे हैं, दो आराम से दो टाइम, ठीक है। क्योंकि 90 मिनट है, बहुत टाइम है। मेन फोकस आपका क्या रहना चाहिए कि भाई आप अटेम्प्ट पूरे कर पाओ और स्कोर पूरा कर पाओ, ठीक है। तसल्ली से करिए, कोई जल्दबाजी इसमें सीजीएल की तरह नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, देखो अभी वो जो चीज़ अगर आप कहेंगे टॉपिक वाइज, देखो इसके लिए तो आपका टाइम मेरे हिसाब से जा चुका। अभी इतना टाइम है नहीं कि आप 2 महीने में टॉपिक वाइज करें। ऐसा आप कर सकते हैं, जिसकी मैथ्स वीक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल में, है ना। कि जिसकी मैथ वीक है, जिसको मैथ से डर लगता है, वो क्या करे। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा डिवाइड करके लिख देता हूँ। अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ,
मैथ्स की। तो जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो क्या करें, और दूसरी चीज़ जिनका मैथ्स ठीक है, ठीक है या फिर आप कहें स्ट्रांग है, ये बात, ये इनके लिए तो क्या करने की बात ही नहीं है कुछ, स्ट्रांग है जिनका। जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो भाई टॉपिक वाइज तो बिल्कुल इस वक्त कर नहीं सकते। टॉपिक नहीं मतलब टॉपिक वाइज, है ना, कि एक एक टॉपिक कर लिया, अब सारे टॉपिक कैसे कंप्लीट कर लिए, 2 महीने का समय है। मैथ्स में देखो टाइम मांगता है मैथ्स, है ना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। पहले आपको सारे टाइप के क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, हर तरह की प्रैक्टिस रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, फिर बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि 2 मंथ्स में, है ना। तो पॉसिबल उतना नहीं लगता, बट आप क्या कर सकते हो, जिसकी कमज़ोर है मैथ्स वो मैक्सिमम के लिए कोशिश कर सकता है। वो कोशिश क्या करनी है मैक्सिमम के लिए, कि आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, उसके लिए आपको करना है क्या, कुछ टॉपिक्स आप ऐसा कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कि भाई अगर इस आपने ये वाले टॉपिक्स कर लिए ना तो आप दूसरे टॉपिक के भी सवाल कर जाओगे। जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, परसेंटेज आप कह सकते हो, प्रॉफिट लॉस, है ना, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और क्या कह सकते हो आप, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, CISI। तो ये कुछ एक, है ना, मैं कहूँगी 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आधे से ज़्यादा पेपर तो इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाता है, ठीक है। नंबर सिस्टम आप कह लो। तो इन टॉपिक्स को मेन प्रायोरिटी आपको देनी है। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप क्या करिए, अच्छे से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, CISI, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो बहुत वास्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को पहले करने लग जाओ, इन टॉपिक्स को कर लो आप। नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह, उन सब पे फोकस कर सकते हो, वो PYQ के माध्यम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको शुरू से स्क्रैच से शुरू करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप क्या करिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, कहीं से भी करिए, है ना। यूट्यूब बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका आपको समझ में आता है ना वहाँ से करिए आप। अच्छे से इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके नोट्स बना के फिर इनकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अब प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, तो भाई प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, है ना, मॉक टेस्ट लगा देना। वरना तो मैं सबसे पहले मेन प्रायोरिटी पर क्या रखना है, जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए, अगेन जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए ना, इनके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं, RPF के, NTPC के, ठीक है, ALP के, ये सब इनके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इन सभी के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। प्लस अगेन वही सेम चीज़, PYQs, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है, प्लस नोट्स बनाने हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का तो आप छोड़ ही नहीं सकते। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो नए टॉपिक, जैसे आपने टॉपिक्स नहीं, वो टॉपिक नहीं किया पूरा, है ना, और उसका सवाल आपको दिख गया, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उस पूरे टॉपिक को मत करिए, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, उस पर्टिकुलर टाइप को कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मिक्सचर नहीं किया, बट मिक्सचर का कोई एक टाइप का आपको क्वेश्चन दिख गया, तो आप ऐसा करिए कि उस टाइप के क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, ठीक है। कहीं से भी आप दोस्तों में डिस्कस कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। वहाँ से उस टाइप के क्वेश्चन को समझ के वो नोट में लिख लो, आप नोट्स बना लो उसके, ठीक है, कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया PYQ में, तो हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो पूरा मिक्सचर करने के बजाय आप इस पे फोकस कर सकते हो। देखो अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप कर लोगे 2 महीने में, मेरे को नहीं लगता कि आप पूरा एकदम मैथ्स को कर लोगे पूरा टॉपिक वाइज। तो उसकी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पूरा टॉपिक मत करना। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से 1-2 सवाल आ रहे हैं या फिर आपको लगता है बहुत लेंदी आप नहीं कर पाओगे, उनमें जिस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए PYQ में, उस टाइप के क्वेश्चन को लिख लो और समझ लो अच्छे से, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। समझ पाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको कि एक तो इसको मिटा देते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें मैंने कहा आपको करना क्या है, जिसकी मैथ्स कमज़ोर है, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, जो मोस्ट रिपीट होते हैं, ठीक है, मोस्टली रिपीट होने वाले जो टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होते हैं उनको करना है। दूसरी चीज़, अभी जो आपके रिसेंट के एग्ज़ाम्स हुए उनके क्वेश्चंस को आप करना है। तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है आपको, क्या, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, सारे बैठ के सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप कि काफ़ी बच्चे कर रहे होंगे, बट जिसने नहीं किया है और जिसने किया है वो भी दोबारा से सॉल्व करे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना, आपको दोबारा से करना है, ठीक है। तो PYQs आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, सारे क्वेश्चंस करने प्रीवियस ईयर के मैथ से पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट जिसने एक सेकेंड, ये क्या हो गया,
जिसकी मैथ्स अच्छी है भाई, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको तो बताने का कोई सवाल ही नहीं है ना, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसकी मैथ्स अच्छी है, जिसकी मैथ्स ठीक है, कि लग रहा है कि वो 25 में से 20 तक तो जा रहा है, तो उसको तो इस पे बिल्कुल शिफ्ट होना चाहिए कि भाई हाँ 20 तक अगर मैं जा रहा हूँ तो यानी कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी तो है, मैं 25 तक जा सकता हूँ। तो उसको सेम यही चीज़ करनी है कि जिसमें भी जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, जो टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक के सवाल गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को अच्छे से देख लो एक बार, हो सके तो उस टॉपिक को ही कंप्लीट कर लो अच्छे से एक बार, सारे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। प्लस जितना ज़्यादा अभी आप क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस को लगाइए। अगेन मैं आपको यही रिपीट करूंगा कि जितने भी रिसेंट के एग्जाम हुए हैं, रिसेंट के एग्जाम से मेरा मतलब है आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है। इस बात को आप मानो मत मानो, लेकिन ये चीज़ मैंने एनालाइज की है कि आरआरबी में और एसएससी के एग्जाम्स में, एग्जाम के क्वेश्चंस में, स्पेशली मैथ्स में भी बहुत अंतर होता है, मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है। एसएससी के कई क्वेश्चंस बहुत आसान आसान भी होते हैं, आरआरबी थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी देता है, ठीक है। तो बहुत अंतर नहीं है, तो अंतर तो होता है देखो, ठीक है। तो इसलिए मेन प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है, रिसेंट के जितने भी आरआरबी के एग्जाम्स हुए हैं वो, ठीक है, उनके जितने भी क्वेश्चंस आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दो, सारे क्वेश्चंस लगा दो, प्लस पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं वो लगा दो आप, ठीक है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी के, वो सारे लगा दो, ठीक है। इसके बाद अगर जिनकी मैथ्स ठीक है भाई, वो मेहनत कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि मेहनत, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो मैथ्स ठीक नहीं होगी ना, अगर मैथ्स ठीक है तो यानी वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इन सब के बाद मान लो आपने ये सब कर दिया, तो फिर आप उसके बाद मॉक्स लगाइए, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको मॉक्स लगाओ, प्लस रिवीजन। जितने भी आपने क्वेश्चंस लगाए अब तक, उसमें जो भी डाउट्स आए थे आपको, उनके जो नोट्स हैं आपके, उसको रिवाइज करिए बार बार, और प्लस मॉक्स लगाइए, है ना। कहीं से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक मैं प्रेफर करूंगा कि टेक्स्ट बुक से लगाना, तो वहाँ पे ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैथ्स को टारगेट कर सकते हो कि 25 और 25 आए आपके, ठीक है। जिनका मैथ्स वीक है वो भी आप कोशिश करना है कि 15 प्लस तक तो जाओ ही जाओ, और जा सकते हो आराम से, ठीक है। ये हो गई मैथ्स की बात। इसमें भी मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैंने इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बता दी कि कुछ रामबाण टाइप का या फिर कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। सेम चीज़ें जो मैं बताता हूँ हमेशा, वही चीज़ मैंने बताई, रिसेंट के एग्जाम्स, पीवाईक्यूज प्लस मॉक्स, ठीक है। और जो भी जिसमें भी तकलीफ है, या तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जिस टॉपिक में दिक्कत है वो वाले टॉपिक्स कंप्लीट करिए, ठीक है। तो मैथ्स में इतना करिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हो गई मैथ्स की बात, रीजनिंग और मैथ्स हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम जनरल साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साइंस की बात करते वक्त सहज महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरी साइंस खुद की बहुत बेकार है, ठीक है। बट अगर आपको साइंस को टारगेट करना है, तो मेरे हिसाब से जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, आरआरबी के क्वेश्चंस देखे हैं, या जो भी हमारे साथी हैं जिनके, जो ऑलरेडी ग्रुप डी में सेलेक्टेड है ना। एक तो हमारे मित्र हैं जो कि सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें, हालात ऐसे हुए कि उन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम भर रखा था, 2021 की बात है शायद, 21-22 कोविड के टाइम वाली बात है। तो उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भर रखा था, तो उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था कि भाई एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद उनका हो भी गया था क्लियर। बट वो चाहते नहीं थे कि इसको ज्वाइन करें, वो चाहते थे कि भाई ग्रुप डी तो मतलब क्या ही ज्वाइन करें, सीजीएल किया जाए, ठीक है। बट चीज़ें उनकी जो स्थिति है थोड़ी सी ऐसी हुई कि उनको ग्रुप डी ज्वाइन करना पड़ा, और वो आज कहते हैं कि भाई जो ग्रुप डी है, अगर ये उनकी लाइफ में जॉब नहीं होती तो फिर बहुत सारी चीज़ें शायद ऐसी नहीं होती जैसी अभी है ना। काफ़ी चीज़ें उन्होंने संभाली, अपनी फैमिली की बहुत सारी चीज़ें संभाली, है ना। तो भाई जो सीजीएल वाले बंदे हैं, वे भी आपको यहाँ मिल सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मिल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कैसे पढ़ा, मैंने उनसे डिस्कस किया था, कोई साइंस वगैरह या कैसे तैयारी की थी, एज सच सीजीएल वाला बंदा उतना सीरियस उसको लेगा नहीं, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने क्या किया था, इसके लिए अलग से थोड़ा सा पढ़ा था जनरल साइंस के लिए, है ना। और उनके मार्क्स भी अच्छे थे, शायद 19 मार्क्स थे आउट ऑफ 25, ठीक है। 19 क्वेश्चन उनके ठीक थे, शायद हाँ 19 ही थे, ठीक है। तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया, और बाकी बहुत सारे बच्चों से भी डिस्कस किया कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो। तो इस हिसाब से, और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो क्या कहता है कि अगर आपको जनरल साइंस को अच्छे से करना है, और आई होप कि आप काफ़ी सारे बच्चे अभी तक कर भी रहे होगे टॉपिक वाइज, या कहीं ना कहीं किसी भी चैनल से जो भी चीज़ें कर रहे हो आप पढ़ रहे होगे, तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नहीं तो मेरा जो सजेशन है ना, मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ कि जो 9th प्लस 10th की जो एनसीईआरटी है, इसको बहुत अच्छे से कर लो,
बहुत अच्छे से कर लो चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो। अब देखो इसको करने का तरीका होता है एक, है ना। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, उसको रीड किया, चैप्टर को रीड किया, उसके बाद उसके नोट्स बनाने लग गए। जो चीज़ समझ में आ रही है वो भी, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो भी। इसको ना तरीका, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसको ना करने का तरीका होता है। आप कैसे करिए, पहला स्टेप कि आप इसको रीड करिए। आपने एक चैप्टर रीड कर लिया, एक चैप्टर रीड कर लिया एक बार अच्छे से, समझ में आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा तो भी ठीक, आप रीड करिए उसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, कोई भी एक यूट्यूब चैनल ढूंढ लीजिए आप। यूट्यूब चैनल में वो वाला चैनल आप प्रेफर करना जिसमें पढ़ाई की बातें हों। ऐसी बातें ना हो कि भाई लाइव चल रहा हो सामने से, मंजू ने कमेंट कर दिया, अंजू ने कमेंट कर दिया, मोहन ने, सोहन ने कमेंट कर दिया, उनके रिप्लाईज चल रहे हैं, ठीक है। उससे थोड़ा बचिएगा। और एनसीईआरटी का कहीं पे भी अच्छा सा सॉल्यूशन हो चैप्टर वाइज, बहुत अच्छा सा, वो आप देखिए। पहले चैप्टर रीड करना है एक, फिर उस चैप्टर का यूट्यूब पे जो अच्छा डिस्कशन है, अच्छा प्रॉपर, मतलब खाली पढ़ाई वाला, फालतू की चीज़ों को छोड़ के उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो उस एक चैप्टर आपने पढ़ा, यहाँ पे रीड किया एक चैप्टर, उसके बाद उस एक चैप्टर को आपको सिर्फ सुनना है ना। उस एक चैप्टर की जो यूट्यूब वीडियो आपने लगाई, उस एक चैप्टर को आप सुनिए अच्छे से, जो जो वो चीज़ें समझा रहे हैं समझिए, सुनते रहिए अच्छे से। नोट नहीं बनाने अभी, नोट्स नहीं बनाने बिल्कुल भी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सामने आपने बुक रखनी है, प्लस आपका वो जो यूट्यूब चैनल से आपने जहाँ से भी समझा था वो खोलना है। जो चीज़ें वो समझा रहा है साइड में बुक में आप देखते गए कि अच्छा ये वाला टॉपिक समझा रहा है, इसमें टॉपिक बुक में ये लिखा था, सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। उसने समझा दिया, ठीक है। फिर आपको बनाने नोट्स अच्छे से, ठीक है। नोट्स आप समझ पाए बात को। आपको करना क्या, पहले आप रीड करेंगे एक बार अच्छे से, चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद सेकंड क्या, जहाँ से आप कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह से, उस पे उस चैप्टर का अच्छे से देखा, उस चैप्टर को, ठीक है, सुना समझा, जो चीज़ समझाई गई है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, दोबारा से बुक आपके सामने, यूट्यूब चैनल जहाँ से भी आपने देखा था वो चैप्टर आपके सामने है। फिर आपको नोट मेकिंग करनी है अच्छे से, उसके नोट्स बनाने, ऐसे नोट्स बनाइए आप कि दोबारा से आपको बुक ना पढ़नी पड़े, ठीक है। खाली आप नोट्स रिवाइज करें और ख़त्म काम, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस बात को कि आपको कैसे करनी है एनसीईआरटी 9th और 10th की, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको करनी है कि भाई अगर आपने 9th और 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, सेकंड आ गया क्वेश्चंस। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, देखो आप क्या कर सकते हो। पहली बात तो ये कि 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस को देखो तो शायद बेहतर रहेगा, है ना। बट अगर आप साथ साथ भी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि मान लो आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, हालांकि आप 9th में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका 10th में भी वो टॉपिक सेम मिलेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको करना है कि पीवाईक्यूज देखने हैं आपको, ठीक है। स्पेशली रेलवे के, आरआरबी के ही पीवाईक्यूज देखने, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। क्योंकि और किसी एग्जाम में तो शायद जैसे एचसीएम में आते हैं शायद, है ना। एडब्ल्यू और टीपीओ में आती है साइंस अलग से, तो वो एसएससी कंडक्ट कराती है तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेलवे के जो भी, अब मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, बट काफ़ी सारी अगर आपके पास बुक्स हैं, देखो सबसे बेस्ट है बुक। अगर आपके पास बुक है कोई भी पीवाईक्यू की, कोई भी, है ना, आप किरण के ले सकते हो, पिनेकल के ले सकते हो, किसी भी मतलब पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए साइंस के, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, आप समझदार हो थोड़ा सा ना, टेलीग्राम वगैरह पे पीडीएफ वगैरह भी शायद मिल जाती है इनकी, शायद, ठीक है। तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा अगर पीडीएफ वगैरह से कर सकते हो तो वो सब भी देख सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप कंप्लीट करने के बाद, एनसीईआरटी 9th और 10th की कंप्लीट होगी अच्छे से, उसके बाद जो नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स को रिवीजन करना नोट्स का, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे आप, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं छोड़ो ऐसे ही करना आप, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप, कि आपके सामने बुक है प्रीवियस ईयर की, उसमें टॉपिक वाइज होगा आपका, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है। खुद से आप देखेंगे कि यार इसमें क्या था, ऐसे था वैसे था ये था वो था, ठीक है। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्लस मॉक की फॉर्म में लगा सकते हो उसको पहले आप, ठीक है। पीवाईक्यू के भी मॉक्स होते हैं सेक्शनल, है ना। अगर आप टेक्स्ट बुक पे जैसे मॉक लगाते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें सेक्शनल है, सेक्शनल मॉक है। तो उसमें खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे आप, प्रीवियस ईयर टेस्ट में जाएंगे, तो उसमें आपको मिलेगा साइंस का सेक्शन अलग से, मतलब प्रीवियस ईयर उसमें जाके सेक्शनल टेस्ट होगा, सेक्शनल में आपको साइंस का मिल जाएगा। तो साइंस के आपको एक सेट लगाना है 25 क्वेश्चन से, आपने 9th 10th की बुक पढ़ ली अच्छे से रिवाइज कर ली, उसके बाद उस साइंस के 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और
बिल्कुल इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि शुरू में आपसे हो सकता है 14 से 15 सवाल ही लगे उसके 25 में से। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है। क्या करना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना चीज़ों को, आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर करेंगे आगे आगे। ठीक है। तो उससे नहीं डरना कि यार मैथ्स, सॉरी, 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर ली और मार्क्स हो ही नहीं पा रहे हैं अच्छे। ठीक है। शुरुआत में ऐसे ही होगा कि आप क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया तो आप डिकोड नहीं कर पाए उसको, तो शुरू में हो सकता है 14-15 मार्क्स आ रहे हैं, बट धीरे धीरे इंप्रूव होंगे और ये 20 तक भी जाएंगे, 22 तक भी जाएंगे। ठीक है। अगर आप अच्छे से करोगे मेहनत तो। ठीक है। समझ पाए मैंने क्या बताया? अगेन मैं इसको एक बार लिख देता हूँ कि भाई आपको जनरल साइंस, ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले 9th 10th की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है। किस तरीके से करनी है वो तरीका मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, दो चीज़ें। एक बुक आती है, कोई भी बुक आप ले लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें रेलवे के, आरआरबी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ग्रुप डी के और बाकी सारे एग्जाम्स के भी साइंस के सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ मॉक की फॉर्म में, ये दूसरी नहीं, ये पहले ही कहूँगा मैं इसको, कि सबसे पहले आप क्या करना है, उसके बाद आप क्या करना, मतलब 9th और 10th के एनसीईआरटी के बाद आप क्या करना कि मॉक की फॉर्म में लगाना सारे पीवाईक्यूज। अभी मैंने आपको बताया ना टेक्स्ट बुक वगैरह पे मिल जाएंगे आपको, कि मॉक की फॉर्म में लगाना है आपको, कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साइंस के क्वेश्चन आए थे उसका सेक्शनल मॉक लगाना। ठीक है। तो उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, तो किसी न किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सेट होगा वो, उसको आप लगाएंगे। ठीक है। उसमें मार्क्स वगैरह पे शुरुआत में इतना ध्यान मत देना, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक है। तो मॉक की फॉर्म लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, नए मॉक नहीं लगाने, पहले पहले लगाने प्रीवियस ईयर के। ठीक है। उसके बाद बुक जो है, आप बुक देखेंगे, उस बुक को पढ़ते रहिए डेली। उसमें 50-60 जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने आपको करने हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आप क्या करना है, 50-60 डेली क्वेश्चन को पढ़ते रहना, रीड करते रहना। ठीक है। और मॉक किसके लगाना, ग्रुप डी के, जी डी कह रहा था मैं, ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक होंगे ना साइंस के, उसके मॉक लगाना डेली। और फिर बुक में आपको क्या करना है, 50 से 60 क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें ग्रुप डी प्लस सारे एग्जाम के होंगे साइंस के, उनको करना है डेली। 50 से 60 क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। आई थिंक मोर देन इनफ है, इतना अगर आपने कर लिया साइंस में बहुत है। वैसे भी आपके पास 2 महीने हैं, और 2 महीने में आप सब कुछ नहीं कर सकते हो इतना ज़्यादा कि बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर लो। ठीक है। बट हाँ, मैक्सिमम के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। रीजनिंग मैथ्स हो गया आपका और साइंस हो गई, उसके अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की, जो कि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, अब इसमें प्लस करंट अफेयर भी है, कि इसका वेटेज ही सबसे कम कर रखा है ग्रुप डी में, मात्र 20 मार्क्स की आपकी आएगी। ठीक है। और जो हालिया ट्रेंड चल रहा है अभी रिसेंट, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ ना आपसे, तो रिसेंट जो ट्रेंड है उसमें आधी तो अभी करंट अफेयर ही आ जाएगी। अगर 20 क्वेश्चंस, अगर 20 क्वेश्चंस आएंगे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर में, तो आधे क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आ जाएंगे। बचे आधे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, वो आपके जीके जीएस में सारे सारे सब्जेक्ट को मिला के आएंगे। ठीक है। जो रिसेंट का ट्रेंड है वो तो यही कहता है कि इस हिसाब से आने चाहिए क्वेश्चंस। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो, अगेन मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से सब चीज़ें पढ़ो। जहाँ से भी अगर आपने पढ़ा था अभी तक, तो उसका अच्छे से आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है। प्लस क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन में अगेन 3 चीज़ें बताऊंगा, वही सेम चीज़ है कि जितने भी अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उन सब के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है। सारे सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस देखने हैं। प्लस पीवाईक्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पीवाईक्यूज ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं। प्लस मॉक्स, इसको मैं कहूँगा कि आप जीके जीएस में इतना इसको अवॉइड कर सकते हो कि अलग से जीके जीएस सेक्शनल मॉक ना लगाओ। ठीक है। इतनी मेहनत इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि वो चाहते हैं कि बच्चे करें क्वेश्चन को, तो वो सारे बच्चे कर देंगे। अगर उसने एग्जामिनर ने सोचा है कि क्वेश्चन ही ना करे बच्चा, तो फिर वो कहीं से भी घुमा फिरा के दे सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस वाले सेक्शन को आप इसमें अवॉइड कर सकते हो कि अलग से सेक्शनल मॉक ना लगाओ। मेन फोकस क्या रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, प्लस जो रीसेंट के एग्जाम हुए उनके क्वेश्चंस को पढ़िए। इसमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना है जीके जीएस पे। ठीक है। आपको कम मेहनत करनी है इसमें, जिससे कि आपको जो आउटपुट मिलेगा ना वो बेहतर मिलेगा। आउटपुट बेहतर कैसे मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कम टाइम देके बाकी सब में आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, बाकी सब सब्जेक्ट को, बाकी सब सेक्शन को आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। ठीक है। तो अगर इसको मैं समराइज़ करूँ कि जीके जैसा हो करना क्या है, अभी रिसेंट के जो एग्जाम्स हो उसके क्वेश्चंस देख लीजिए, प्लस रिवीजन कर लीजिए, है ना, प्लस पीवाईक्यूज,
करंट अफेयर भाई इसके करंट अफेयर में बिल्कुल आप, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अच्छे से कहीं से पढ़ लो, ठीक है। सिर्फ ये कहूँगा कि कहीं से भी एक जगह से, कहीं से भी PYQ, सॉरी PY क्या करूँ, कहीं से भी एक ईयर का, रिसेंट के एक ईयर का कहीं से भी एक वीडियो, बहुत सारी वीडियोस को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो या कहीं से भी अगर आप बुक पढ़ते हो तो एक साल का कहीं से भी आप करंट अफेयर कर लो। कोई यूट्यूब चैनल हो वो करा रहा हो तो वहाँ से कर लो आप, बुक है कोई अच्छी सी तो उस बुक से कर लो। क्योंकि ये इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम तक जा सकता है, इस इतना जाएगा नहीं, बट मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम। ठीक है, अगर एक मतलब अगर नॉर्मल बात की जाए कि भाई अ, होना क्या चाहिए, तो उस हिसाब से तो 4 से 5 क्वेश्चन होने चाहिए करंट अफेयर से, है ना। मैक्सिमम 5 सवाल तक करंट अफेयर से होने चाहिए, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं से भी एक ईयर का कंप्लीट कर लीजिए करंट अफेयर प्लस। अगेन जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए ना, उनकी करंट अफेयर को मस्ट बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एक बार को आप इसको छोड़ सकते हो कि एक साल का करंट अफेयर ना करो, मतलब इसमें थोड़ा कोताही कर सकते हो हल्की फुल्की, बट इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभी जो रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं ना, वो प्लस उनकी थीम, कि भाई अगर कोई रक्षा मंत्रालय का बजट टाइप पूछ लिया है, कुछ भी ऐसी जिस थीम से सवाल पूछा जा रहा है ना, तो उस थीम को नहीं छोड़ना है। बजट से सवाल पूछा गया है रिसेंट का, तो बजट को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो उसको जरूर कर लेना जो रिसेंट के एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें इससे ज़्यादा करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सब चीज़ों के बारे में हमने सारे टॉपिक वाइज डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सेफ स्कोर या टारगेटेड स्कोर। ठीक है, देखो सेफ स्कोर टारगेटेड स्कोर एक ही बात इसलिए कह सकता हूँ मैं कि इस वक्त ना तो आपका भी एग्जाम हुआ है, ना ही आपके आंसर की टाइप की कुछ आ गई है, तो यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा है ना। एग्जाम लेवल कैसा है, मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं, कंपटीशन किस हिसाब का है। जब ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप कैसे बता दो कि सेफ स्कोर क्या है। इस स्थिति में आप बात कर सकते हो कि टारगेटेड स्कोर आपका क्या होना चाहिए, कि आप किस स्कोर को टारगेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेक्शन वाइज समझिए, इसको बहुत बेहतर तरीके से सोचने समझने की ज़रूरत है। आपके ना 4 सेक्शंस हैं। बात करेंगे मैथ्स से, मैथ्स प्लस रीजनिंग, और उसके बाद आपका है GK GS प्लस करंट अफेयर, उसके बाद आपका जनरल साइंस। ठीक है, मैथ्स आपका 25 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स, GK GS 20 मार्क्स, 25 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको टारगेटेड स्कोर क्या रख के चलना है। देखो दो तरह के बच्चे होंगे इसमें, मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूँ ना, इसमें दो तरह के बच्चे होंगे। एक तो जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स में, ठीक है। एक मैथ्स जिनका बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है ना। तो इस तरह के बच्चों होंगे, जिनका मैथ्स ठीक होता है उनका तो ठीक ही रहता है। अब यहाँ पे भी दो कैटेगरी हो जाती है, जिनका ठीक है तो उनका ठीक ठाक है, एक इनका जिनका बहुत स्ट्रांग है, ऐसे हो सकता है, और जिनका बहुत वीक है मैथ्स। ठीक है, बहुत वीक की तो अब बात नहीं कर सकते, बट जिनका मैथ्स ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक है, और जिनका स्ट्रांग है, तो भाई जिनका मैथ्स ठीक ठाक है वो तो यहाँ पे बिल्कुल टारगेट कर सकता है 20 तक, है ना। 19 से 20 मार्क्स तक आप टारगेट चलिए, करके चलिए। जिनका मैथ्स, मैं अगेन कह रहा हूँ कि जिनका मैथ्स वीक या ठीक ठाक कहूँगा मैं, वीक तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक है जिनका मैथ्स, ठीक है, तो वो मेहनत करिए। अगर मार्क्स अभी 14-15 तक भी आ रहे हैं तो आप इसको 20 तक ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मेहनत करिए, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिनका मैथ्स ठीक ठाक है वो 19 से 20 तक टारगेट कर सकते हैं, और जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, अच्छा है मैथ्स जिनका, तो वह बिल्कुल 24-25 तक टारगेट करना है। अगेन आप में से कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक बार देख तो ले पहले ग्रुप डी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो मैं आपसे पहले देख चुका हूँ, और मैंने कई बार आपसे बोला भी है कि सीरियल से भी काफ़ी अपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप डी में। कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं ऐसे कि सारे ऐसे पूछे गए, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बट आपको टारगेट, आप अगर मैं ये कह दूं कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, टारगेट ही 10 नंबर का करो, 20 नंबर का करो, क्या फ़ायदा। टारगेट आपको हाई रखना पड़ेगा ना, तो हाई टारगेट रखिए। आपको कोशिश करनी है कि 24 से 25, इवन मैं तो कहूँगा 25 पूरा आप टारगेट रखिए, कि मुझे पूरे मैथ्स में 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। टाइम पूरा है आपके पास, 90 मिनट है, आराम से करोगे। ठीक है, अब देखो रीजनिंग में तो भाई जिसकी रीजनिंग ठीक ठाक है, जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है, ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन मैं तो नहीं कर सकता रीजनिंग में। रीजनिंग मोस्टली बच्चों की अच्छी ही होती है ना, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके सबसे जो मेन सब्जेक्ट होता है रीजनिंग ही होता है जिनका स्ट्रांग है। इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों का कुछ कुछ टॉपिक वीक हो, है ना, जैसे एजम्पशन वाले क्वेश्चंस, है ना, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन किसी बच्चे के
वीक हो सकता है वो पॉइंट, तो इस हिसाब से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी की रीजनिंग अच्छी है किसी की बेकार है। रीजनिंग मोस्टली बच्चों की ठीक ही मिलेगी, है ना। जिसके कहीं स्कोर नहीं आ रहा होगा वो रीजनिंग में कर जा रहा होगा स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई आपको टारगेट लेके चलना है कितना, पूरे 30 का। आप कहोगे कि यार कैसे टारगेट है, मैथ रीजनिंग में अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएंगी, ठीक है। मतलब बाकी बच्चों से बहुत आगे ले जाएंगी इनमें, अगर आप फुल टारगेट रखते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देता हूँ ना, यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड किया था ना मैंने मैथ्स को। तो ये 90 से 20 तक स्कोर कर सकते हैं जिनके ठीक ठाक है, और जो अच्छे हैं मैथ्स में वो 24 से 25 स्कोर करिए। यहाँ पे तो भाई सबको ही कम से कम 28 से 30 के बीच में टारगेट रखना है। मैं तो कहूँगा टारगेट तो आप 30 ही रखो, क्या ही टारगेट नीचे, हल्का टारगेट क्यों रखना, ठीक है। और रीजनिंग में कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो 30 में से 30। अभी आपने देखा ना एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए, उसमें ऐसी रीजनिंग थी कि काफ़ी बच्चों के आए भी हैं, ठीक है। मेरे भी 30, मैंने भी दिया था आपके साथ एग्जाम, 30 आउट ऑफ 30। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है कि रीजनिंग में पता नहीं क्या ही कुछ नया पूछ लिया, ठीक है। कर सकते हो आप, बिल्कुल स्कोर कर सकते हो। अगर एक दो से लिए मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने इस वजह से मैंने आपको कह दिया कि भाई 28-30 तक आप सोच लेना, ठीक है। जीके जीएस में अगेन मैं कहूँगा कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है ना जीके जीएस का, उसमें तो मैं आपसे कहूँगा कि 10 से 12 का टारगेट रख लो, इतने भी आगे ना बहुत है। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा रुलाने वाला आता है कि किसी को नहीं पता, मास्टरों को ही नहीं पता कि भाई कहाँ से यार आई है, ठीक है। तो इसमें आप इतना टारगेट रख सकते हो। अगेन साइंस में मैं दो क्लासिफिकेशन करूँगा साइंस में। दो क्लासिफिकेशन कैसे होंगे कि एक तो साइंस बैकग्राउंड था, या जिनकी साइंस अच्छी है और जिनका साइंस में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वो तो भाई यहाँ पे अच्छा स्कोर करेंगे करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा है बच्चों के 25 भी आते हैं, साइंस में बच्चों के 25 में 25 भी आते हैं, और एक बच्चे के काफ़ी बच्चों के आते हैं 25, जिनकी साइंस अच्छी है, ठीक है। अब मैं दो उसमें बांटता हूँ साइंस को, कि भाई साइंस अगर जिसकी अच्छी है, जो साइंस में बढ़िया है, अच्छा बंदा है, तो वो तो भाई जाएगा, कम से कम उसको टारगेट करना चाहिए कम से कम 22 से 24 तक का, कम से कम, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा 25 में से 25 टारगेट करो, क्या दिक्कत है। बट अगर एक मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को सोच के, है ना, बात की जाए ब्रॉडर चीज़ों को देखते हुए, है ना, वो 0.1% की ना बात करते हो, मतलब थोड़ा सा आपको वाइड तरीके से सोचना पड़े, तो कम से कम 22 से 24 तक वो बच्चे जिनकी बहुत अच्छी है साइंस, वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ जा रहा है भाई तू, ठीक है। और जिनकी साइंस, अब साइंस कुछ मेरे जैसे बच्चे होंगे जिनकी साइंस बहुत ही गंदी है, वो साइंस देखते ही क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो, वो साइंस देख ले, साइंस का क्वेश्चन है छोड़ दिया। अरे हाँ यार, एक बार क्या हुआ, 9th 10th में थे हम जब, तो शायद 10th की बात है। तो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट था मैथ में, तो मैथ्स में ही लगे रहते थे पूरे दिन। तो होता क्या था कि साइंस में न्यूमेरिकल्स होते थे, साइंस में भी फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल्स होते थे। तो फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल वगैरह टाइप के होते थे, तो मेरे को एक बंदे ने कहा कि देख मैं तेरे को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। मतलब मैं साइंस से बहुत, मेरे को नफरत टाइप की थी साइंस साइंस से। तो हमारे दोस्त एक मित्र थे, उसने कुछ मतलब साइंस का कोई कॉन्सेप्ट था, साइंस का कुछ न्यूमेरिकल टाइप का। उसने कहा देख ना मैथ्स का है ये आगे ना 11th 12th में होता है ऐसा कुछ। तो मैं तेरे को ना नए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखिए नई आपको ना 11th 12th में मिलेगा, ये नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसने साइंस की कुछ पता नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल टाइप के थे वो। तो उसने मेरे को बताया, तो मेरे को क्योंकि लगा कि मैथ्स का है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा। और उसने जितने भी जितने भी उसने क्वेश्चन दिए, और वो काफ़ी अच्छा टॉपिक था, शायद मैं याद नहीं कर पा रहा था कौन सा या कैसे क्वेश्चंस थे। उसने मेरे को समझा दिया, उसके बाद जितने भी उसने क्वेश्चंस किए मोस्टली मैंने कर दिए, ठीक है। अब सेम चीज़ क्या हुई कि उसी व्यक्ति ने, मतलब क्योंकि हम दोस्त थे तो उसने ही मतलब ऐसा किया। और 9 10 आप देख रहे हो 9 10 में हम लोग कितना 9 10 के बच्चे होके मतलब देख रहे हो आपस में इन चीज़ों को कितना वो करते थे। खैर उसके बाद उसने वही बहुत आसान बहुत आसान न्यूमेरिकल दिया मेरे को साइंस का, बहुत आसान न्यूमेरिकल था कुछ। और जैसे ही उसने कहा ना कि साइंस का है, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। उसने कहा ट्राई तो कर। अब मैं उसको देख भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ कैसे है, क्योंकि वो साइंस का तो मैं मैं नहीं कर सकता। मेरा दिमाग तभी हार मान गया कि ये साइंस का मैं नहीं कर सकता। इतना मेरे अंदर साइंस का फोबिया टाइप का भी था, ठीक है। खैर अब तो उतनी चीज़ें नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम की जो डिमांड है उसके हिसाब से आप PYQ भी कर लेते हो ना, रट्टा भी मार लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। खैर तो काफ़ी बच्चों की ऐसी साइंस भी होगी कि उनको अगर सेम क्वेश्चन कह दे कि मैथ्स का है, तो बहुत तेज़ी से कर देंगे, और बाद में बता दिए किसी ने कि तो साइंस का है, तो जो किया था वो भी भूल जाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो भाई जो भी बच्चे हैं, जैसे ही बच्चे हैं, इसमें आपको पता है साइंस में ना तीन चीज़ें होंगी।
डिवाइड करके, एक तो बायोलॉजी होगी आपकी, एक केमिस्ट्री होगी, और एक आपकी फिजिक्स होगी। ठीक है, तो आपको फोकस करना है मोस्टली बायो पे। आप देखो बायो पे तो सबको ही फोकस होता है। ठीक है, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो साइंस में। बायोलॉजी में भी मैं कह रहा हूँ आपको कि जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ना केवल साइंस में ग्रुप डी में आते हैं, बल्कि बाकी सारे एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे आप डिजीज़ वगैरह कह लो, आप विटामिन, मतलब इस विटामिन की कमी से क्या होता है, ये सब चीज़ें, प्लस प्लांट्स, है ना, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो बायोलॉजी का सेक्शन है ना, वो अच्छे से कर लो, जैसे ब्लड वगैरह, वो अच्छे से कर लो, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बायोलॉजी का सेक्शन अच्छे से कर लेना। प्लस केमिस्ट्री का भी आप कहीं ना कहीं तक मतलब काफ़ी हद तक कर सकते हो केमिस्ट्री का, क्योंकि उसमें आपको जो रिएक्शन टाइप की वो सब याद करनी पड़ेंगी, और काफ़ी सारे फॉर्मूला टाइप के याद रटना है बस, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, फिजिक्स हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत करे। कुल मिला के मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, अरे क्या हो गया भाई, कि जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो जो चीज़ें आपको लगता है कि कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको हम, उनको कर लीजिए। और कम से कम टारगेट रखिए कि भाई 25 में से 15 से 18 तक तो क्वेश्चंस किए जाए। इतना आप टारगेट रखिए इसमें, किसमें, साइंस में, जिनकी साइंस बहुत ज़्यादा खराब है ना। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको, दो अलग अलग तरह के बच्चे बता दिए। अब देखो, अगर मैं पहले इसको ले लेता हूँ कि जो जिसकी साइंस वीक है, सॉरी जिसकी मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक नहीं, मैथ्स ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, तो वो कहाँ तक स्कोर ले आ सकता है। देखो अपर लिमिट्स को टच करते हुए चलेंगे, 30, 50, 60, 62, 70, 80, ये वाले बच्चे मैंने लिए हैं। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी मैथ्स अच्छी है, साइंस अच्छी नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मैथ्स भी अच्छी है बहुत और साइंस भी अच्छी है बहुत। हर तरह का बच्चा मिलेगा ना। तो देखो मैंने अगर एक एवरेज मान के चला कि भाई मैथ्स थोड़ा सा एवरेज है, साइंस भी एवरेज है, बट रीजनिंग में आप गुंजाइश नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कोताही नहीं बरत सकते हो, तब भी आपका जो टारगेटेड स्कोर है वो कहाँ तक आ रहा है, 80 तक आ रहा है ना, अपर लिमिट, कि भाई 20, 30, 50, 60, 62 और 8, 70 और 10, 80, कि इस हिसाब से भी आप 80 तक जाने चाहिए आपको। ठीक है, तो कुल मिला अब देखो जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए कि भाई यहाँ पे वो 24-25 तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे 3-4 नंबर उसके बढ़ गए। ठीक है, और यहाँ पे साइंस में तो इतने ही रहने दो है ना। तो ये लगभग 85 तक भी आप जा सकते हो जिनकी मैथ्स अच्छी है और साइंस वीक है ना। ऐसा मान लेते हैं कि भाई मैथ्स जिसकी अच्छी है थोड़ा सा, उसकी साइंस वीक है अगर बच्चे की, तो वो भी 85 तक जा सकता है। और मेरे हिसाब से 85 अगर आपके मार्क्स आ गए तो शायद आप रैंकर होंगे, है ना, आप रैंकर होंगे, शुरुआत में होंगे आप, बहुत शुरुआत में होंगे आप। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे क्या बात कर ली कि अलग अलग मैथ्स में जिसकी अच्छी है, नहीं भी अच्छी तो आपको 24-25 तक टारगेट करना ही करना है मैथ्स में। ठीक है, रीजनिंग में 30 तक, 28 से 30, 30 तक टारगेट करना है। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर में आपको टारगेट करना है भाई 12 से 13 मार्क्स आ जाएं बहुत है। ठीक है, 11 से 12 मार्क्स आ जाएं बहुत है। जनरल साइंस में आपको टारगेट करना है कि भाई 15 से 18 मार्क्स तक आप कोशिश करो कि आ जाए। अपर लिमिट्स देख लो ना कि भाई 11-12 ऐसे, इसमें 30 ही करना है आपको, रीजनिंग में कोई भी सोचना ही नहीं है कम। ठीक है, तो 10 और 5, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे अगर इस तरह से आप टारगेट करके चलते हो तो 85 मार्क्स तक आपको पहुँचना है। ये अगेन मैं बात कर रहा हूँ टारगेटेड स्कोर की, टारगेट आपको कम से कम 85 प्लस का रखना है। काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई भांग खाए हो क्या, मतलब ऐसे 85 प्लस, लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं जो चाहते भी हैं कि उनका स्कोर इतना है, तो वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि यार हाँ बात तो सही है कि कम से कम इतना टारगेट तो मुझे करना है। एग्जाम में क्या रहता है, क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या मार्क्स आते हैं एंड में, वो चीज़ें अलग हैं, बट टारगेट तो कम से कम मैं इतना करके चलूँ ना कि 85 प्लस सोच के दिमाग में चलूँ, कि वहाँ पे कुछ इधर उधर चीज़ें होती है तब भी मैं 75 प्लस जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश और टारगेट आपका क्या रहना चाहिए कि आपको कोशिश यही करनी है कि 85 प्लस। और मैंने देखो आपको सब्जेक्ट वाइज बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया भी है कि अगर आप मैथ्स में ऐसे करोगे, रीजनिंग में, जीके जीएस साइंस में बहुत मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बोल दी मैंने कि यार नहीं हो ही नहीं पाएंगे आपसे। ठीक है, जो सेक्शन नहीं हो सकते उनमें मैंने आपको कहा है कि भाई आप कम भी कर सकते हो, है ना, डाउन कर दो। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 15 तक भी जाए आपका स्कोर, तो वो थोड़ा सा डाउन कर देना इसको, है ना, 82 तक भी आ सकता है इसको। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं करनी है। जो बच्चे मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर कर रहे हैं ना, तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे, देख लेना। 30 और 55 तो मार्क्स उनके यहीं हो गए। ठीक है, 55 में से आगे उन्हें 45 में से केवल 35, 20, 35 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 90 हो जाएगा, कम से कम 25-30 बस, 25 से 30 तक के लिए काम करना, 50, 60, 70, 80,
अगर वो अगले 45 में से 25 भी ला पा रहे हैं ना, तब भी वो 80 तक पहुंच जाएंगे अगर उन्होंने मैथ रीजनिंग में अच्छा कर दिया, 100% स्कोर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही था कि आपको टारगेट ये रखना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज मैंने बहुत डिटेल से बात की है बच्चों के साथ। अब जो मेन चीज़ है ना, मतलब मेन चीज़ तो सारी हो ही चुकी। अब अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आप मेरे से चाहते हो कि ये चीज़ आपके साथ, मतलब कुछ मॉक वगैरह, तो देखो हम लगाएंगे ही, है ना, कोशिश करेंगे लगाते रहें मॉक्स, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो कि भाई इस सेक्शन पे काम किया जाए या इस सेक्शन पे वीडियोस लाई जाए, है ना। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स प्लस जीके जीएस, इनका डेली एक एक सेट लगाया जाए। और एक सेट कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, मॉक का नहीं कि मॉक में मतलब कुछ भी क्वेश्चंस, मैथ्स के प्रीवियस ईयर का 25 क्वेश्चन उठाए और डेली उसको शाम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा डेली लगभग सॉल्व कर लिया करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही जीके जीएस के 25 क्वेश्चन उठाए और उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताना है कि यहाँ पे जीके जीएस या फिर मैथ्स और रीजनिंग कर लिया जाए, मैथ्स और रीजनिंग कर लिया जाए, या फिर मैथ और जीके जीएस कर लिया जाए। ठीक है, या फिर ना किया जाए। तो जैसे भी आप सजेशन दोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या चीज़ें हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आप अपने सजेशंस दीजिए, मुझे बताइए कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ चीज़ें आपके लिए। ठीक है, तो ये ज़रूर आप बताइएगा। कहाँ पे बता सकते हो, आप कमेंट कर देना। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको होती है, ठीक है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। काफ़ी बच्चे कमेंट्स आते हैं, मैं सबका रिप्लाई उतना नहीं कर पाता कि कहाँ पे मेरे से बात करेंगे। आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, हालांकि उस पर भी आपको 75 75-80 फॉलोअर्स मिलेंगे। बट हाँ, वो हमारा ही चैनल है, मतलब हमारा ही वो इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारे चैनल का ही। ठीक है, तो उस पे आप पर्सनली भी मेरे से बात कर सकते हो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ें हैं, तो हर तरह की आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। आई होप कि मैं डिटेल में काफ़ी मैंने बात की है। आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर पाया होऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। ठीक है, 2 महीने का समय है, इसमें बिल्कुल अब सब चीज़ों को भूल कर लग जाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए बहुत बढ़िया तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।